बहुत समय पहले की बात है। कुसुम अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से रह रही थी। कुसुम का पति भीमा एक किसान था। भीमा और कुसुम की अपनी एक इकलौती बेटी भी थी जिसका नाम था प्रीति। प्रीति पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी, जिस कारण कुसुम और भीमा ने अपनी बेटी का नाम गांव के प्राइवेट स्कूल में लिखवा रखा था। एक दिन कुसुम अपने पति से कहती है, सुनिए जी, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। प्रीति की टीचर भी फीस के लिए उसे बार बार पनिशमेंट देती है। गांव में खेती बाड़ी करके तो कुछ नहीं बच रहा, क्यों ना आप शहर जाकर कोई नौकरी कर ले। वहाँ मेहनत मजदूरी करने पर जो कुछ भी बनेगा उससे अपने घर का गुजारा कर लिया करेंगे। तुम सही कह रही हो कुसुम, परंतु शहर जाने के लिए तो मेरे पास किराया भी नहीं है। आखिर मैं कैसे जाऊँगा? हाँ यह तो है, परंतु आप पहाड़ी के पीछे वाले रास्ते से पैदल यात्रा करके भी तो शहर जा सकते हैं। परंतु कुसुम, पहाड़ी के पीछे वाला रास्ता तो बहुत खराब है। वहाँ अधिकतर सुनसान ही रहता है। कोई जंगली जानवर आ गया तो? आप सावधानी से जाइएगा। मैं समझ सकती हूँ पहाड़ी वाला रास्ता खतरनाक है, परंतु कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। आखिर कब तक हम प्रीति को नमक रोटी खिलाकर सुला देंगे? बच्चों के बारे में तो सोचना पड़ेगा ना। ठीक है, मैं कल सुबह ही चले जाऊंगा। इस तरह ढेर सारी बातें करके वह दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह जल्दी उठकर भीमा शहर के लिए निकल जाता है। सुनिए जी, अपना ध्यान रखिएगा और जल्दी वापस आइएगा। ठीक है कुसुम, तुम भी अपना और प्रीति का ध्यान रखना। इतना कहकर भीमा शहर के लिए निकल जाता है। भीमा उस पहाड़ी के रास्ते चलता जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद भीमा बहुत थक जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। भीमा बहुत थका हुआ था, इसलिए उसे पता नहीं चलता कि कब उसकी आंख लग गई। इसी तरह शाम हो जाती है और भीमा शहर जाने के लिए लेट हो रहा होता है। जैसे ही भीमा की आंख खुलती है वह बहुत परेशान होने लगता है। अरे यह क्या, मेरी तो आंख लग गई थी। शाम का समय हो गया है, मुझे जल्दी चलना चाहिए। इस तरह भीमा जल्दी पहुंचने के चक्कर में खतरनाक पहाड़ी वाला रास्ता चुन लेता है। भीमा पहाड़ियों की तरफ चलता जा रहा था कि तभी अचानक से एक बड़ा पत्थर गिरने से भीमा की मृत्यु हो जाती है। घने सुनसान जंगल में कोई आता जाता नहीं था, इसलिए भीमा का शव पड़ा रहता है। यहाँ दूसरी तरफ कुसुम जैसे तैसे अपनी बेटी का पेट पाल रही थी। कुसुम इस बात से बेखबर थी कि अब उसका पति भीमा इस दुनिया में नहीं रहा। इसी तरह दिन निकल रहे थे और अब कई दिनों तक भीमा घर वापस नहीं आता तो कुसुम को भीमा की चिंता होने लगती है। भीमा शहर चले जाने के बाद कुसुम उसके खेतों में काम करके जैसे तैसे घर चला रही थी, परंतु आज कई दिनों बाद कुसुम के सब्र का बांध टूट चुका था और वह भीमा का पता लगाने के लिए शहर जाने का फैसला करती है। कुसुम अपनी इकलौती बेटी प्रीति के साथ शहर जाने के लिए निकल जाती है। कुसुम और प्रीति के पास भी बस और ट्रेन का किराया नहीं था, इसलिए वह पैदल ही शहर के लिए जा रहे होते हैं। कुसुम घने जंगल के बीचों बीच चलती ही जा रही थी कि तभी उसे अपनी बेटी की आवाज सुनाई देती है। माँ, जरा रुकिए, मैं बहुत थक गई हूँ। कृपया कहीं रुककर थोड़ा आराम कर लीजिए। कुसुम प्रीति की बात मानकर एक पेड़ के नीचे आराम करने चली जाती है। कुसुम अपने साथ रास्ते में जाने के लिए 2 रोटी लाई थी, जिसमें से एक रोटी अपनी बेटी को दे देती है। बची हुई एक रोटी कुसुम खाने जा रही थी कि तभी वहाँ एक तोता उड़कर आता है और कुसुम से कहता है, दीदी, क्या आप इसमें से आधी रोटी मुझे दे सकते हैं? मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है और अब मुझ में ऊंचा उड़ने की ताकत भी नहीं है। मैं अपने परिवार से बिछड़ गया हूँ। अगर आप मुझे आज ये दे देंगी तो आपका बहुत उपकार होगा। कुसुम उस तोते को आधी रोटी दे देती है। तोता वह रोटी देखकर बहुत प्रसन्न होता है और एक परी में बदल जाता है। शुक्रिया कुसुम, आज तुम्हारी वजह से मैं श्राप से मुक्त हो गई। दरअसल मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई थी। मैं अपनी सारी परियों के साथ खेल रही थी कि तभी पहाड़ी पर से एक बड़ा सा पत्थर नीचे गिर जाता है, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। इस बात से गुस्सा होकर रानी परी ने मुझे तोता बनने का श्राप दे दिया था और कहा था कि जब तक कोई ईमानदार राहगीर तुम्हें अपने हाथों से खाना नहीं खिलाता, तब तक तुम्हारा ये श्राप नहीं टूटेगा। कुसुम, मुझे माफ कर दो। दरअसल तुम्हारे पति भीमा अब इस दुनिया में नहीं रहे। अभी मैंने तुम्हें सिर्फ आधी बात बताई। उस दिन उस पहाड़ी के पत्थर के नीचे गिरने की वजह से तुम्हारे पति की दबकर मृत्यु हो गई और अब वह इस दुनिया में नहीं है। मुझे अपनी गलतियों का बहुत अफसोस है।
आज तुमने मेरा श्राप तोड़कर मुझे एक नई जिंदगी दी है। मैं अपनी गलतियों का पश्चाताप करने के लिए तुम्हें अपनी जादुई शक्तियों से यह जादुई कुकर दे रही हूँ। इस जादुई कुकर की मदद से तुम्हें कभी खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी। तुम इस जादुई कुकर से जो कुछ भी मांगोगी तुम्हें चुटकियों में मिल जाएगा। तुम इस कुकर को चूल्हे पर रख देना और अपनी मनचाही वस्तु मांगना। इस कुकर को खाना देने से रोकने के लिए एक मंत्र है। जैसे ही तुम आब्राकाडाब्रा स्टैच्यू जादुई कुकर बोलोगी, यह जादुई कुकर खाना देना बंद कर देगा। इतना कहकर वह परिवार से गायब हो जाती है। कुसुम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, परंतु उसे परी की बातें भी सच लग रही थी। इसलिए वह जादुई कुकर को लेकर वापस अपने घर की तरफ चली जाती है। कुछ समय तो कुसुम अपने पति की मृत्यु का बहुत दुख सहती है, परंतु प्रीति की जिम्मेदारी अब उसके सर पर आ चुकी थी। इसलिए वह सभी बातों को भूलकर एक नई जिंदगी जीने का फैसला करती है। कुसुम परी के लिए जादुई कुकर को आजमाने के लिए उससे खाना मांगती है। हे जादुई कुकर, मुझे मेरे और प्रीति के लिए खाना दे दो। कुसुम के इतना कहते ही वह जादुई कुकर ढेर सारा खाना प्रकट कर देता है। कुसुम यह सब देखकर बहुत खुश होती है और उसे कुकर के जादुई होने पर यकीन हो जाता है। आब्राकाडाब्रा स्टैच्यू जादुई कुकर। इतना कहते ही वह जादुई कुकर खाना देना बंद कर देता है। इस तरह उस दिन के बाद प्रीति और कुसुम को खाने पीने की कोई कमी नहीं होती। एक दिन बैठे बैठे कुसुम के मन में ख्याल आता है और वह अपने आप से ही बातें करने लगती है। क्यों न मैं इस जादुई कुकर की मदद से एक ढाबा खोल लूं? इससे मेरे पास प्रीति की पढ़ाई के लिए पैसे भी हो जाएंगे और मैं गरीबों की मदद भी कर पाऊंगी। इस तरह उस दिन के बाद कुसुम अपना एक छोटा सा ढाबा खोल लेती है। कुसुम सवेरे जल्दी उठकर उस जादुई कुकर से ढेर सारा खाना मांग लेती और सभी ग्राहकों को केवल 10 रुपए में भरपेट भोजन कराती। धीरे धीरे कुसुम का ढाबा बहुत चलने लगता है और अब सभी गांव वाले उसकी ढाबे पर ही खाना खाया करते थे। अब धीरे धीरे कुसुम के पास एक अच्छा घर और ढेर सारे रुपए हो गए थे। कुसुम उन पैसों से एक अच्छा ढाबा खोल लेती है। कुसुम को अपनी गरीबी के दिन याद थे, इसीलिए वह ढाबा बड़ा होने के बाद भी अपने पैसे नहीं बढ़ाती। इस बात से चिढ़कर गांव के एक मशहूर ढाबे वाला कुसुम के पास आता है और कहता है, अरे कुसुम बहन, बधाई हो, तुमने कुछ ही दिनों में अपना इतना बड़ा ढाबा खोल लिया। क्या तुम्हारे हाथ कोई खजाना लग गया है? मुझे नहीं बताओगी अपनी सफलता का राज? अरे ऐसी बात नहीं है सेठ जी, यह तो इन ग्राहकों की बदौलत है जिन्हें मेरे हाथों का खाना बहुत पसंद है। मैं तो भगवान से यही विनती करती हूँ कि आपकी भी ढाबे की दुकान मेरी तरह बहुत ज्यादा चलने लगे।